सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हमारा मंथली करंट अफेयर का अगला लेक्चर जो कि होने वाला है जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का आज शुरू होने वाला है। और आज हम इसे आधा कंप्लीट कर देंगे। इसमें 31 पेजेस है और समथिंग एज 15 पेज इसके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंथली करंट अफेयर है, अक्षर सर क्रेजी ट्रिक के द्वारा PDF प्रोवाइड की गई है। सो थैंक यू सो मच सर, अक्षय सर को विशेष धन्यवाद, क्योंकि PDF उन्हीं की है तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है, हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज भूख भी लगी हुई है तो साथ में हम खा भी रहे हैं। सॉरी गाइस, अकेले अकेले खाना पड़ रहा है तो कोई है नहीं। वैलेंटाइन डे के दिन भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अपन सभी को पता है, यूरोपियन यूनियन के दो महत्वपूर्ण अतिथि आए थे, उर्सुला वॉन डे लेयन और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष है फीमेल, ये उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दोनों आए थे यहाँ पर। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डीड भी हुई थी इनके साथ में। यह एक जर्मन राजनीतिज्ञ है। ये पहली बार 1 दिसंबर 2019 को यूरोप आयोग के अध्यक्ष बनी थी। 2019 को जुलाई 2024 में सेकंड टर्म के लिए चुना गया था। ये इस पद पर चुनने वाली पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जर्मनी की चांसलर एंजोला मार्केल की सरकार में रक्षा मंत्री रह चुकी है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है जर्मनी में। जर्मनी की एक बार डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है। और यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे तो यह यूरोप संघ की कार्यपालिका है जो EU के कानून बनाती है, नीतियाँ लागू करती है, पूरे EU का प्रशासन करती है। स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो मोस्ट क्या है, EU का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एंटोनियो कोस्टा की बात करेंगे तो ये पोर्टुगीज से हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष संभाला था और तभी से ये बने हुए हैं। ओके, और इससे पहले पोर्टुगीज के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पोर्टुगीज से हमारे कौन से फुटबॉल खिलाड़ी आते हैं? रोनाल्डियो मौसी, CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7। ओके, पोर्टुगीज से आते हैं। यूरोपीय काउंसिल की बात करेंगे तो यूरोपीय यूनियन की सर्वोच्च राजकीय निकाय है जो यूरोपीय यूनियन के दीर्घकालिक नीति और रणनीति तय करता है। 1974 में हेडक्वार्टर कहाँ है? वही ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और हमारे जो गणतंत्र दिवस होता है उसके पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और 76वां ये कौन सा है? अभी जो 2026 वाला गया है ये हुआ था अपना 77वां। ओके, तो लास्ट 76वें वाले के थे कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ओके, ये दोनों याद रखने योग्य है बातें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है? पद्म भूषण की बात करें तो 13 व्यक्ति को मिला है। धर्मेंद्र जी को मिला है अभी। धर्मेंद्र जी जो क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, सनी देओल जी के फादर हैं। और जय वीरू वाले हैं ना, क्या बोलते हो, कौन सा फिल्म है, शोले में अमिताभ बच्चन जी के साथ में है ना, उन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। अब पद्म विभूषण दिया गया है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1997 में। निधन हुआ था उनको 23 नवंबर 2025 को। KT थॉमस को मिला है, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रही हैं, पद्म भूषण दिया गया था उन्हें 2007 में। N राजम को मिला है, गायन वायलिन की जननी है, और पद्मश्री दिया गया था उन्हें, संगीत नाटक फेलोशिप, ये सारी चीज़ें दी गई है। P नारायण को भी मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण। और BS अच्युतानंदन ये केरल के 11th चीफ मिनिस्टर है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अगले बात करेंगे पद्मभूषण की। ये 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं। 5 को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिले हैं
5। तो अपन को पूछा क्या है, पद्म भूषण, भूषण की बात करेंगे तो ये है पद्म विभूषण, दिया गया है 13 को पद्म भूषण मिला है, 5 को, 113 को मिला है पद्मश्री। ओके, तो पद्म भूषण 13 को मिला है, इसमें अलका याग्निक को मिला है, भगत सिंह कोश्यारी को मिला है, और कलपति रामसानी पलानीस्वामी। बहुत सारे देखोगे तो आपको केरल से बहुत सारे मिलेंगे जिनको इस बार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया है। बहुत ज्यादा है केरल से प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। ओके, और कोई ऐसा, शिबू सोरेन को मिला है, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अब निधन हो गया था। उदय कोटक को मिला है, कोटक महिंद्रा बैंक में से। विजय मल्होत्रा, और कोई स्पेशल नहीं है। पद्मश्री की बात करेंगे तो 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, प्रवीण कुमार, सविता पूनिया हॉकी कैप्टन है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। रोहित शर्मा याद रखना, 2024 में वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के विनर थे। और बलदेव सिंह को मिला है, हॉकी कोच थे, इनको याद रखना। व्लादिमीर, ये कुश्ती के कोच है, व्लादिमीर, शायद रसिया से होंगे ये, इन्हें भी मिला है, याद रखना। सतीश शाह को, और तो कौन है, विश्व बंधु को, इनको याद रखना। इनका नृत्य पूछा जा सकता है, डोमचक नृत्य। ओके, और तो कोई है भी नहीं। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री के देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार चर्चित से सम्मानित किया गया? कौन सा? शुभांशु शुक्ला, जो कहाँ गए थे? ISS पर। ओके, भारतीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय वायुसेना के अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री कैप्टन बने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया है। क्या दिया है? अशोक चक्र। ये भाई अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय थे और एक्सोम फॉर्मेशन का हिस्सा थे। वे स्नैपड्रैगन अंतरिक्ष यान के पायलट बने थे और शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र पाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। उनसे पहले राकेश शर्मा 1984 को यह सम्मान मिल चुका है। ओके, अशोक चक्र कब मिलता है? यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो सर्विसेज को दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1952 में हुई थी। शुभांशु शुक्ला की बात करेंगे तो लखनऊ यूपी के हैं। ISS मिशन एक्सोम 4 जो जून 2025 में एग्जीक्यूट हुआ था, उसमें ये ISS पर जाने वाले भारतीय थे। अगले बात करेंगे तो एशिया ओलंपिक परिषद OCA के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? शेख जोहान बिन हमद अल थानी को। कतर ओलंपिक समिति ने अध्यक्ष शेख जोहान बिन अहमद अली को एशिया ओलंपिक संघ परिषद का अध्यक्ष चुना है। भारतीय खेल प्राधिकरण रणधीर सिंह ने एशिया ओलंपिक परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजा रणधीर सिंह को 2 सितंबर 2024 में नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक पद की 24वां निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। 2024 में चुना गया था, लेकिन 2026 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब ये नहीं है। इसकी जगह पे कौन बना दिया गया है? कतर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष शेख जोहान बिन हमद अली थानी। ओके, और जानने लायक इसमें कोई चीज है नहीं है। एशिया ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो यह एशिया खेलों की खासी निकाय है। यह संस्था एशिया खेलों में ओलंपिक खेलों के खेल गतियों को बढ़ावा देती है। स्थापना की बात करेंगे तो 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो कुवैत सिटी, कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अगला की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन, अजीत पवार जिनका हाल ही में निधन हुआ था विमान दुर्घटना में, वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के राजनेता अजीत पवार जी का 66 वर्ष की उम्र में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे।
28 जनवरी 2026 को पुणे जिले में बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग करते दौरान लियर जेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में महाराष्ट्र के सीएम अजित पवार सहित कुछ 5 लोगों की मृत्यु हो गई। वे जिला परिषद चुनाव प्रसार के लिए बारामती जा रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राज्य शोक की घोषणा की। ओके, अजित पवार की बात करेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार, आरसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार। इसमें देख दूसरी भी है एनसीपी अजित पवार के अलावा शरद पवार वाली। ओके, वे रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। बारामती विधानसभा सीट से लगातार 7 बार निर्वाचित हुए हैं। पहली बार सांसद की बात करेंगे तो 1991 में सांसद बने थे। वर्ल्ड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 32 रैंक है सॉफ्ट पावर में। किस देश की ताकत जिसे दुनिया को आकर्षित करने प्रभावित करता है बिना किसी डर और दबाव के युद्ध के? यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया के कौन से छवि प्रथा का, इसमें कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के हमेशा फर्स्ट रैंक आते हैं क्योंकि बनाम बाड़े हुए ही हैं, इसीलिए वर्ल्ड फाइनेंस दुनिया के अग्र में कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट के सत्र की शुरुआत करते समय संबोधित किया था। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट 2026 के पहले दिन संसद के संयुक्त को संबोधित किया था। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल की बात करें तो 87 आर्टिकल है इसके लिए। और यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद हर वर्ष के पहले सत्र बजट सत्र की शुरुआत में लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करे। ओके, जॉइंट मीटिंग को कौन संबोधित कर रहा है? प्रेसिडेंट। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, इसमें सरकार की नीति और भविष्य की योजनाएं बताई जाती है। इसे कोई मतलब। अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायक से संन्यास लिया है। किन्हें पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? 2025 में अरिजीत सिंह को पद्मश्री दिया जा चुका है। अपन ने पढ़ा भी था, मैंने पढ़ा था, आपने नहीं, क्योंकि जनवरी में दिए जा चुके थे। पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हो चुकी थी और हमने नवंबर 2025 में हमारी कोचिंग स्टार्ट की थी, इसीलिए हम आपको नहीं बता पाए ये सारी चीज़ें। बट कोई ना, अब बता देते हैं हम आपको कि अरिजीत सिंह जी को पद्मश्री मिल चुका है। तो पद्मश्री अवार्डी श्री अरिजीत सिंह जी प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 25 अप्रैल 1987 में उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। और 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से उन्हें करियर की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार 2 बार मिला है, 2018 में बिनते दिल के लिए, 2022 में केसरिया के लिए, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो वाला सॉन्ग। फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है उन्हें कुल 8 बार। और पार्श्व गायक का खिताब मिला। पार्श्व प्लेबैक सिंगर बोलते हैं, है ना, जिसमें एक्टर एक्टिंग करता है, एक्टर गाता है, लेकिन उनका आवाज जो आवाज है वो कोई एक सिंगर देता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? चरगाह और पशुपालक के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह पशुपालक वर्ष, इंटरनेशनल डे ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पोस्टोरेलिस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य चरागाहों के संरक्षण, पशुपालकों की आजीविका और टिकाऊ पशुपालन के महत्व के रूप में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए यह शुरू किया गया है। ओके, वैज्ञानिकों के अनुसार घास के मैदानों के कार्बन सोखने से पहले संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया गया है। कोई मतलब नहीं है। किन 2 आर्द्र भूमियों को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी
ढड़क्कन है, हाँ, ढांट कच्छ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 नई आदर्श भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा इसमें स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो याद रखना ये यूपी में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य का नाम आ जाए तो बिहार मत लगा देना, यूपी में है, यूपी में ये ना, हमारा यूपी में, समझे। उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट है और 176 पक्षी वगैरह ये प्रजाति है और इसमें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्व से इसे घोषित किया गया है। छारी ढाट वेटलैंड की बात करें तो गुजरात के कच्छ में है। यह 3000 कॉमन क्रेन्स हर साल आते हैं और चिंकारा, भेड़िया, कालागन, रेस्तिया, लोमड़ी वगैरह इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, भारत ने संधि के 82 में हस्ताक्षर किए थे, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, पहली चिल्का साइट की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय रामसर साइट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है और भारत में रामसर साइट की संख्या अब 96 से 98 हो चुकी है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुनेत्रा पवार, जो कि उनकी वाइफ है अजीत पवार जी की। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 को खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके यह खिताब जीता है। ये दोनों ही जीतते हैं, या तो यह जीतेगा या यह जीतेगा, कभी एक बार यो एक बार यो, कभी यो कभी यो। पिछली साल ऐसे 2 ये जीता 2 ये जीता, मतलब 60 गांठ कर रखी इन दोनों ने, लेना एक ने देना दो, 2 जीत ले 2 में जीत लूंगा। 4 होता है ना विंबलडन वगैरह, ये ग्रैंड स्लैम वगैरह ये है। कार्लोस अल्कराज का ये 7वां ग्रैंड स्लैम है और ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। ओके, वह करियर ग्रैंड स्लैम चारों खिताब पूरा करने वाले उन सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। महिला एकल की खिताब की बात है एलेना और राय बाकिना, और फाइनल में आर्यना सावलांका इसको हरा करके जीता। क्या बात है, आर्यना सावलांका को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे तो ओपन टूर्नामेंट है और ओपन 1905 में हुई थी, ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप है और यह सिंथेटिक हार्डकोर पर खेला जाता है। 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन देश? यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है? बुल्गारिया बना है। और 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है। यह आधिकारिक मुद्दे से यूरो को अपनाया गया है। यूरोजोन क्या है? यूरोजोन केवल यूरोपीय संघ के उन देशों का समूह है जिनकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। अब इसमें 27 देशों के हैं, लेकिन यूरोजोन केवल यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश है, लेकिन यूरोजोन में 21 देश है, क्योंकि 21 देश है जिनकी जो मुद्रा है वो यूरो है। ओके, लेकिन यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश है। ओके, जिन 21 देशों ने यूरो को ही अपनी मुद्रा माना है। गठन की बात करेंगे तो 1999। ओके, यूरोपियन यूनियन के बाद 27 यूनियन टोटल 5.5% आ जाती है। कुल जीडीपी का 14 से 17% तक को योगदान आता है। 1993 में हुई थी ये। यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो जर्मनी, नया जुड़ने वाला देश क्रोएशिया है। 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था। इसके बाद से इसमें 27 देश रहे थे। पहले 28 देश यूनाइटेड किंगडम भी था यूरोपियन यूनियन में, लेकिन बाद में इसने छोड़ दिया, इसलिए ये यही रह गया। आ गया समझ में? किस देश में अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को आधिकारिक कानून दिए गए हैं? पेरू में दिए गए हैं भाई साहब। पेरू में अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाले बिना डंक कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ये आपको और नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। डंक रहित मधुमक्खी की बात करें कोई मतलब नहीं आता। भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? शॉर्ड मारिन को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच शॉर्ड मारिन को बनाया गया है। इससे पहले वे मुख्य कोच की बात करेंगे तो हरिंदर सिंह थे। शॉर्ड मारिन डच नीदरलैंड की हॉकी टीम की कोच रही हैं। पहले 2000 संभाला था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2025 को हॉकी टीम ने इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल खेला, 4था स्थान हासिल किया। अगर 2021 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, लेकिन हमें फिर से बना दिया गया। हॉकी टीम की कैप्टन की बात करेंगे तो सलीमा टेटे इसकी फिलहाल में कैप्टन है। वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करेंगे तो 5th रैंकिंग है। ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ 4था स्थान प्राप्त किया है 1980 से 1920 में। ओके, जल्लीकट्टू उत्सव की बात करेंगे तो यह भारत में राज्य में किस? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। उत्सव की बात करेंगे तो थन्नकोरिची गांव के पुदुक्कोट्टी जिले में तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। यह पोंगल त्योहार मोट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू उत्सव की बात करेंगे तो 2000 साल पुराना उत्सव है। जल्लीकट्टू न पाटा सोड
नपाटा सोडमा, सॉरी गाइस मैं थोड़ा भटक गया था। जल्लीकट्टू युद्ध तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है, वहां समुदाय में बैलों को नियंत्रित करने का खेल खेला जाता है। आपने वो देखे कांतारा, कांतारा में वो क्या बोलते हैं भैंसों को दौड़ाते हैं, रेस वगैरह होती है, जो भैंसा जीतता है वो वही जल्लीकट्टू है। ओके, खेल का नाम जल्ली सिक्के और कट्टू यानी बंधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन लगाया था, लेकिन इसे 17 के अनुमति दे दी गई थी, जल्लू कट्टू बैन हटाना पड़ा। ओके 2007 अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है सॉरी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है? एमपी में सबसे ज्यादा बाघ थे और उन्हीं को वहीं पे मौत होगी। देखो जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहती है इसलिए जनसंख्या मृत्यु दर भी वहां पर ज्यादा होती है। ओके मौत भी होगी भाई साहब, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, कोई स्पेशली होता है सभी जगह, कुछ नहीं कह सकते हैं, लॉ है नेचर के। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करेंगे तो 2025 में 166 बाघों की मौत दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बाघों की मौत एमपी में 55%, दुनिया भर की लगभग बाघों की आबादी भारत में पाई जाती है 75%। सर्वाधिक मृत्यु एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, केरल में सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करेंगे तो एजेंसी है वन्य जीव 1972 के तहत धारा 38L के तहत बनाया गया है। बंगाल टाइगर का संरक्षण करना इसका कार्य है। कार्य भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का प्रबंधन करता है। गठन की बात में 2005 में शुरू हुआ था। ये पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के तहत इसमें कार्य किया जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेट में बाघ कहाँ पर है? एमपी में। ओके सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में बाघ की पूछा जाएगा तो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर। ओके इसे टाइगर सिटी भी कहा जाता है। ओके टाइगर स्टेट की बात करेंगे, टाइगर स्टेट की बात करेंगे तो एमपी आ जाएगा। टाइगर सिटी की बात करेंगे तो सवाई माधोपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक अग्नि रसुल्लो, ये द्रौपदी मुर्मू जी ने लिखी है। अग्नि अग्नि सर ये यार सरसुल्लो और विकासिंग चीना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आंध्र विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रीय जीवन पर आधारित तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है द्रौपदी मुर्मू, जिसका अर्थ है आग के तालाब में खिला हुआ कमल। क्या बात है, द्रौपदी मुर्मू। यह पुस्तक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी मूल के राष्ट्रपति वंश तक के जीवन को दर्शाती है। मूल के लेखक की बात करेंगे तो यारा लागाड़ा लक्ष्मी प्रसाद, इसके जो है पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। बस ये याद रखना ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित। बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कोई चीज पूछी नहीं जाएगी। और ये भी पूछा 15वें नंबर की राष्ट्रपति है 1958 में इनका मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन सा फर्स्ट स्थान पर है? कर्नाटक पहले स्थान पर। खेलो इंडिया बीच गेम्स किन के बीच होता है? जहां पर जिन स्टेट का बॉर्डर उससे लगता है, क्या बोलते हैं, समुद्र से लगता है। ओके खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था। इसमें खेलो इंडिया प्राधिकरण ने इसमें कराया था। इसमें 6 पदक प्रतिस्पर्धा थे, बीच स्कोर और वॉलीबॉल और इसमें एक तैरका और कबड्डी के बीच कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्थान की बात करेंगे तो इसमें 11 टोटल अवार्ड जीत करके 11 मेडल जीते थे। कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर मणिपुर है और थर्ड रैंकिंग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2016 में कम से कम उम्र के अवार्ड जीतने वाले किसने रिकॉर्ड बनाया है? ओवेन कपूर ने। 83 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2016 का आयोजन कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड्स है। ओवेन कपूर जो कि यूके के 16 साल के बच्चे हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता यंगेस्ट विनर बने हैं ओवेन कपूर। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया टीवी सीरीज की एंडोलेसेंस के लिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस कॉल्फर अमेरिकी 20 के नाम था। इस बार पहली बार बेस्ट पॉडकास्ट श्रेणी में शामिल किया गया था। बेस्ट पॉडकास्ट श्रेणी को भी शामिल किया गया है।
फिल्म ड्रामा की बात करेंगे तो हेमनेट को क्या कहते हैं, सबसे फिल्म का सबसे म्यूजिकल कॉमेडी और म्यूजिकल द वन बैटल आफ्टर अनदर को इसके दिया गया है। सबसे गैर हिंदी भाषी का द सीक्रेट एजेंट को दिया गया है। बेस्ट पॉडकास्ट की बात करेंगे तो गुड हैंग विद एमी पॉलर। सबसे निर्देशक की बात करेंगे तो पॉल थॉमस एंडरसन, ओ द वन बैटल आफ्टर अनदर, थॉमस एंडरसन को मिला था क्या। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो प्रतिष्ठा अमेरिकी फिल्म टेलीविजन पुरस्कार सम्मान है, जैसे हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। पुरस्कार खासकर फिल्म और टेलीविजन से प्रतिनिधित्व करने समझा गया। गोल्डन ग्लोब का पहली बार आयोजन 1944 में किया गया था। ओके, आपको जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है, नहीं उसमें बस वो कपूर साहब को याद रखना। सक्सगांव घाटी तो भारत में किस राज्य में स्थित है। लद्दाख घाटी में, लद्दाख में स्थित है सक्सगांव घाटी। सक्सगांव में अभी हिंसा वगैरह थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, इसके चक्कर में चीन और पाकिस्तान की ओर से भारत के गले ने घोषित की। भारत के विदेश मंत्रालय 1916 थी में पाकिस्तान समझौता पूरी तरह अवैध और अमान्य है, और भारत में CPEC को अस्वीकार किया क्योंकि यह POK को सक्स घाटी जैसे भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। सक्सगाम घाटी की बात करेंगे तो लद्दाख क्षेत्र के उत्तर में है, चीन के नियंत्रण में है। और 22 जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव UN के किस भारतीय सेना को अधिकारी को मिला था, अवार्ड मिला है। UN जनरल सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मेजर स्वाति शांता कुमार को यह अवार्ड दिया गया है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सेक्रेटरी जनरल 2015 अवार्ड दिया गया है। यह दक्षिण सूडान के तहत दिया गया था, और तो कोई है नहीं। यह है उन्हें अनमिस में इंडियन एंगेजमेंट टीम को लीड कर रही थी। और मेजर शांति सेना की बात करें तो बेंगलुरु से है, और भारतीय सेना की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियर्स EME की अधिकारी है, मैकेनिकल। और संयुक्त राष्ट्र महाशय पुरस्कार की बात करेंगे तो हाँ कोई मतलब नहीं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उत्पादन डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है हमारा, चीन भैया। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। लगभग 30% चीन बना देता है, बची कुछ थोड़ी 27-28-25% इंडिया बना देता है। ओह, भारत का 8% ही है मतलब भाई बहुत टाइम है अभी। तीसरा कौन है, इंडोनेशिया। ओके, लगभग 3 करोड़ मछुआरे वगैरह उनको रोजगार मिलते हैं। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो 80वीं रैंक आ चुकी है। मोस्ट याद रख लेना, हेनले पासपोर्ट रैंक हर साल पता नहीं अचानक से आ जाती है, मगर हर 2 महीने में निकाल देते हैं ये। है पिछली 85 थी, अब 80, चलो बढ़ गई, अच्छी है थोड़ा बहुत। 55 देशों में बिना वीजा की यात्रा की जा सकती है, अब थोड़ा बहुत फायदा तो है कम से कम। लगातार दूसरे वर्ष सिंगापुर इस इंडेक्स पर पहले स्थान पर रहा है। इंडेक्स फर्स्ट पर सिंगापुर है, 192 स्कोर है। दूसरे पर जापान और दक्षिण कोरिया है। तीसरे पर डेनमार्क ये सब गले सारे आ गए एक संग। हेलने पासपोर्ट वाली हेलने की इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो फर्जी है। देखो 199 पासपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है, 2006 में हुई थी। भारत की 80 भी रैंक है, 59 भी रैंक है, पाकिस्तान के 98 भी है, श्रीलंका के 93, भूटान के 85 भी सही है, इसकी तो सही है। अपन से कम सिर्फ एक ही देश की है जो कि है चीन की 59 रैंक, बाकी तो और सब पीछे ही है, छोड़ो। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के किस राज्य की झांकी को सबसे स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे स्थान महाराष्ट्र की झांकी को प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड में सबसे मार्चिंग दस्तों और झांकियों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। महाराष्ट्र की गणेशोत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक, इसको सबसे स्थान पर। जम्मू कश्मीर की 2nd नंबर पर आई थी। हस्तशिल्प केरल की आई थी। जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षर आत्मनिर्भरता के लिए आत्मनिर्भर केरल। अन्य सैनिक की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रालय ने विभिन्न विभाग झांकी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम एक राष्ट्र पुरस्कार की आत्मा के लिए सबसे झांकी विभागों की झांकी की बात करेंगे तो तीनों सेनाओं की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी तो भारतीय नौसेना ने सबसे बढ़िया, CAPF की सर्वश्रेष्ठ दिल्ली पुलिस को है, उसे दिया गया है, अन्य श्रेणियों में दिया गया था। और भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को से शामिल किया नाम है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को। भारत के मेघालय में प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को 2026-27 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को का आधिकारिक नामांकन सौंपा है। यह खुली
ये पुल खासी और जनजातियों द्वारा सदियों से पेड़ों को की जड़ों को जोड़ करके बनाए गए हैं। ये जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य का एक उदाहरण है। परिदृश्य लोगों की आत्मा इसको में अभी तक 44 चल रहे हैं। 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है। इसमें 44 विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के, इनको याद करना है बस, इम्पोर्टेंट। और लास्ट के जो 4 है, 41, 42, 43 और 44, बस इनको याद रखना। ओके, बाकी की याद करने की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास के निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर जाति मुआवजा वगैरह कोर्ट की रिपोर्ट के गठित की गई थी। ये सब सदस्य मणिपुर के देखो राष्ट्रपति भी क्या बोलते हैं, मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर भी बना दिए गए हैं, उनके बारे में याद रख लेना। ओके, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लिए बढ़ाया गया था। मणिपुर के राष्ट्रपति बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में मणिपुर के क्या बनाए गए हैं चीफ मिनिस्टर, किसे बनाया, एक सेकंड देखता हूँ मैं। मणिपुर न्यू चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है, एक सेकंड। मणिपुर न्यू सीएम की बात करेंगे तो युमनांग युमनाम खेमचंद सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह है, वो अभी इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के। ओके, ये बात को याद रखना। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर किसे बना गया है, युमनांग खेमचंद जी को। ओके, 2026-2029 के लिए WTP एथलेट का किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष के लिए पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सलाहकार बॉडी है, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चेयरमैन नियुक्त किया गया है 2029 तक के लिए। यह अगला बैडमिंटन है, तेलंगाना से संबंधित है। यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत की पहली बार खिलाड़ी है जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी है। अर्जुन पुरस्कार 2023 में, पद्मश्री 2015 में, मेजर ध्यानचंद ये पद्म भूषण 2020 में, पद्म विभूषण भी मिल जाएगा इनको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट के लिए लिस्ट में शामिल किया गया है? टाइगर गुजरात को शामिल किया गया है। फिर से 33 साल के बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन टाइगर स्टेट का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइगर रहते हैं, इसलिए उससे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। पहले उसको ख़त्म हो गया था। और जिन टाइगर स्टेट क्या है, जिन राज्यों में बाघ रहते हैं उन राज्यों को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। फिर बाहर हो गया था क्योंकि उनमें बाघ की जनसंख्या निशाने पर कोई बाघ नहीं देखा गया था, लेकिन एक बाघ यह मोदी जी की गलती है। मोदी जी ने एक बाघ ला करके मैं छोड़ दिया, बोले अरे साहब ऐसा थोड़ी है, गुजरात को भी टाइगर स्टेट, गुजरात में टाइगर लोग रहते हैं, तन एक जाना जाता है, तो हाल गुजरात में हट छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। जनवरी 2026 में बिस्वा बंधु सेन का निधन हो गया था। वह किस राज्य से हैं? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बिस्वा बंधु सेन की बात करेंगे तो भारतीय राजनेता थे, त्रिपुरा संबंधित है। उन्हें 27 विधानसभा के स्पीकर भी चुना गया था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों? बस 20 बच्चों। ये याद रखना भाई साहब, हमेशा पूछा जाता है 100%, या तो CGL में आएगा या फिर NTPC में आएगा, शायद ज़्यादा आता तो NTPC में ही आएगा। 20 से अधिक बच्चों को बाल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 18 वर्ष से छोटे 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 2 बच्चों को एक पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है, राष्ट्रपति देती है। हर साल 25 पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कितना को दिया गया है? 20 को दिया गया है। ओके, हर साल 5 से लेकर के 15 वर्ष तक है। बहादुरी, समाज सेवा और ये पर्यावरण, खेल कूद, शिक्षा, सभी में दिया जाता है। ये सभी कैटेगरी है। कैटेगरी में इन सभी में बच्चे जो इस उत्कृष्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं उनमें से उन बच्चों को दिया जाता है। गवर्नमेंट हर चीज़ पे निगाह रखती है,
सोमालीलैंड को राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल इसका पहला देश, इजराइल पहला देश होना है जो सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया। इसके साथ इजराइल ने राजनयिक संबंध बनाने के समझौते का हस्ताक्षर किया। सोमालीलैंड की बात करेंगे तो एक सोमालिया के अंदर का एक क्षेत्र है, इसके पास अपनी सरकार, पुलिस, मुद्रा और पासपोर्ट भी है। इस क्षेत्र का लोकतांत्रिक शक्ति और सोमालिया के सालों से युद्ध चल रहा है। सोमालिया देश को मान्यता नहीं देता है। अगला कैसे बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। देखो कोई कोई चीज़ होती है जो कोई मतलब की नहीं होती है, वो फालतू की चीज़ें हैं। और वर्ल्ड करंट अफेयर आता नहीं है, ज़्यादातर इंडियन करंट अफेयर आता है। जैसे कोई स्कीम वगैरह हो गई, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ हो गई, कोई चीज़ इन्वेंशन हो गई, या फिर कोई चीज़ है वो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में चल रही है, तो ये चीज़ें करंट अफेयर में पूछी जाती है। तो हर चीज़ें करंट अफेयर में आप पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ें पढ़ना कोई मतलब। फीडे रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? मैग्नस कार्लसन फिर से बन गया भैया। कतर में आयोजित फीडे विश्व चैंपियनशिप अवार्ड में 2025 बेंगल कार्लसन वो बना है छठा 19वां वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब है। और अर्जुन एरिगेसी ने पुरुष पदक में कांस्य पदक जीता है। कोरिन हम्पू महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। फर्स्ट की बात करेंगे तो मेल में व्लादिमीर ओक्टावा ओटेमेव, सेकंड में पहले पर मैग्नस कार्लसन, दूसरे पर अर्जुन नेरिगेसी एरिगेसी और एलेक्जेंड्रा गोरेचकीना। और अंतर्राष्ट्रीय फीडे की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसमें गवर्निंग बॉडी है आराम से। 1924 में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉर्गो यूसी है। विश्व उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो विश्वनाथ आनंद उपाध्यक्ष है इसके फीडे के भारत से, मुझे पहली बार पता चला। दैट्स अमेजिंग, याद कर लेना, बढ़िया लगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो जनवरी 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया था। वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? महिला, भाई ये बांग्लादेश की थी। खालिदा जिया 80 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री थी। बीएनपी चेयरपर्सन थी, 3 बार प्रधानमंत्री बनी। पहले भाई बीएनपी पार्टी आई है भाई साहब, अभी बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, बीएनपी पार्टी जीत चुकी है और नया प्रेसिडेंट में नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। ओके, 1926 2006 तक कार्यकाल था। 6 के बाद में अपनी वो आ गई थी, क्या नाम था, अरे आंटी का नाम भूल जाता हूँ बार बार में। और पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित? यूपी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। इस अध्ययन परिसर जैव विविधता को मजबूत करना जिम्मेदारी होगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इको सर्वेक्षण जोन की बात करेंगे तो जोन है जहाँ पर एक जो बफर जोन बनाते हैं, उनकी गतिविधि विनिमय करते हैं। रेगुलेटिंग में थोड़ा बताइए, गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह लगा देते हैं जिससे कोई इकोसिस्टम वगैरह है इसको हानि ना पहुंचे, और गवर्नमेंट रूलिंग रहती है थोड़ी बहुत। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 अपन कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल पार्ट 2 में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन भी शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं कल पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय। फॉलो सब्सक्राइब एम्पायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू।